आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे पावरफुल राजा की जिसके नाम में ही आप सोचिए एक बहुत बड़ा वादा छिपा हुआ था। नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका दुश्मन अभी पैदा ही नहीं हुआ हो। सोचकर देखिए कितना पावरफुल नाम है ये। ऐसा लगता है मानो कोई ऐसा राजा है जिसे कोई हरा ही नहीं सकता, जिसे कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर किसी राजा का सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता हो? बस यही एक सवाल है जो अजातशत्रु की पूरी कहानी को एक ड्रामेटिक मोड़ दे देता है। उसके नाम के मतलब पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से और एक कह सकते हैं एक काली भविष्यवाणी से। ये वो दौर था जब उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी किस्मत आपस में टकरा रही थीं, और इसी टकराव ने उसे वो बनाया जिसके लिए इतिहास उसे आज जानता है। तो देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थे राजा बिंबिसार, मगध के एक बहुत ही पॉपुलर और कामयाब शासक, और दूसरी तरफ था उनका ही बेटा राजकुमार अजातशत्रु, जिसके अंदर एम्बिशन की आग जल रही थी। वो बस अब और इंतजार नहीं करना चाहता था सिंहासन पर बैठने के लिए। और फिर वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। एम्बिशन ने, सत्ता की भूख ने अजातशत्रु को अंधा कर दिया। उसने अपने ही पिता राजा बिंबिसार को कैद कर लिया और मगध का सिंहासन हथिया लिया। कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट तो ये भी बताते हैं, जो कि और भी भयानक है, कि राजा को जेल में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये वाकई भारतीय इतिहास के सबसे स्याह पन्नों में से एक है। तो अब सिंहासन तो मिल गया, लेकिन अजातशत्रु की एम्बिशन सिर्फ मगध तक सीमित रहने वाली नहीं थी। अब उसका निशाना था एक साम्राज्य बनाना, एक सुपर पावर, और इसके लिए जाहिर है उसे युद्ध के मैदान में उतरना ही था। उसका पहला बड़ा चैलेंज आया पड़ोस के कोसल राज्य से। दोनों के बीच एक लंबा युद्ध चला, लेकिन आखिर में एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि काशी जैसा कीमती शहर अब मगध के कंट्रोल में आ गया था। ये उसकी मिलिट्री और डिप्लोमैटिक पावर की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन अजातशत्रु का सबसे लेजेंडरी कॉन्फ्लिक्ट जो था वो था वज्जी संघ के खिलाफ। अब देखिए, वज्जी कोई एक अकेला राज्य नहीं था, वो कई रिपब्लिक्स का एक यूनियन था, एक तरह का कह सकते हैं गठबंधन। और ये गठबंधन अजातशत्रु के पूरे इलाके पर कब्जा करने के सपने के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था। तो सवाल ये था कि इस मजबूत यूनियन को कैसे हराया जाए। यहां अजातशत्रु ने सीधी लड़ाई नहीं की, उसने अपनाई फूट डालो और राज करो की पॉलिसी। उसने अपने एक बहुत ही खास मंत्री को वज्जी संघ में भेजा, जिसका काम था नेताओं के बीच शक और गलत फहमियां पैदा करना। सोचिए, सालों तक ये काम चलता रहा, और जब वो इत्तेहाद अंदर से खोखला हो गया, तब अजातशत्रु ने अपना फाइनल हमला किया। और इस जंग में उसने सिर्फ स्ट्रैटेजी का ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। उसने दो ऐसे खतरनाक हथियार उतारे जो पहले कभी देखे नहीं गए थे। पहला था रथमूसल। सोचिए, एक ऐसा वॉर चैरियट जिसमें घूमते हुए ब्लेड्स लगे हों, जो दुश्मन की पूरी पैदल सेना को काटते हुए निकल जाए। और दूसरा महाशिलाकंटक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, महान पत्थर फेंकने वाला। ये एक बहुत बड़ी मशीन थी, आज के कैटेपुल्ट की तरह, जो बड़े बड़े पत्थर फेंककर किलों की दीवारों को तोड़ सकती थी। ये उस जमाने की कटिंग एज मिलिट्री टेक थी, और इसने उसे एक बहुत बड़ी बढ़त दी। तो लड़ाइयां जीती, दुश्मनों को हराया। लेकिन यहां से अजातशत्रु की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम उसे एक कॉन्करर के तौर पर नहीं बल्कि एक बिल्डर, एक निर्माता के तौर पर देखेंगे। हाँ, उसने अपनी कैपिटल राजगृह को तो और मजबूत किया, उसकी किलेबंदी की, लेकिन उसका सबसे विजनरी स्टेप था गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव पाटलीग्राम में एक मिलिट्री फोर्ट बनाना। उस वक्त शायद ये एक मामूली फैसला लगा होगा, पर यह वो फैसला था जो आने वाली सदियों के लिए भारत का इतिहास बदलने वाला था। और जानते हैं, यही छोटा सा किला पाटलीग्राम आगे चलकर क्या बना? ये बना महान शहर पाटलिपुत्र। जी हाँ, वही पाटलिपुत्र जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों के माइटी मौर्यन एम्पायर की कैपिटल बना। मतलब उस महान साम्राज्य की नींव कहीं ना कहीं अजातशत्रु ने ही रखी थी। तो साम्राज्य बन चुका था, लेकिन अब कहानी का फोकस राजा के मन पर आता है।
दशकों तक चली लड़ाई, हिंसा और क्रूरता के बाद अजातशत्रु की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया जब उसे अपने किए हुए कामों का बोझ सताने लगा, और यहीं से शुरू हुई प्रायश्चित की खोज। कहा जाता है कि इतने सालों के युद्ध और ख़ास तौर पर अपने पिता की हत्या का जो गिल्ट था, वो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आकर उस राजा को, जिसका कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ था, अपने ही कर्मों पर गहरा पछतावा होने लगा। ये एक ऐसा दर्द था जिससे कोई तलवार काट नहीं सकती थी। और इसी शांति की तलाश में वो गौतम बुद्ध से मिला और उनका फॉलोअर बन गया। उसने बुद्धिज्म को रॉयल पेट्रोनेज यानी शाही संरक्षण दिया। इतना ही नहीं, वो महावीर और जैन मॉन्क्स का भी बहुत आदर करता था और उन्हें भी संरक्षण देता था। ये दिखाता है कि वो उस दौर के दोनों बड़े स्पिरिचुअल मूवमेंट्स के करीब आया। बुद्धिज्म के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को स्पॉन्सर करना। देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी टीचिंग्स को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें कोडिफाई करना बहुत जरूरी था। और ये ऐतिहासिक काम अजातशत्रु की राजधानी में उसी के संरक्षण में हुआ। इसी वजह से बुद्ध की शिक्षाएं आज तक हमारे पास हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम सवाल पर। अजातशत्रु की लेगेसी, उसकी विरासत आखिर है क्या? वो एक सिनर था या एक स्टेट बिल्डर, एक पापी या एक राष्ट्र निर्माता? देखिए, उसके दो चेहरे हैं। एक तरफ वो एक ऐसा इंसान है जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को कैद किया, शायद मार भी डाला। उसने क्रूर लड़ाइयां लड़ी। वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसा राजा है जिसने मगध को एक सुपर पावर बनाया, जिसने पाटलिपुत्र जैसे महान शहर की नींव रखी और जिसने बुद्धिज्म को संरक्षण दिया। सच तो यह है कि वो ये दोनों ही था। उसने करीब 460 BCE तक राज किया, और जब वो गया तो अपने पीछे एक इतना मजबूत साम्राज्य छोड़ गया जो आने वाली कई महान डायनेस्टीज के लिए एक फाउंडेशन, एक बुनियाद बना। तो अजातशत्रु की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उसके आखिरी दिनों के धार्मिक काम उसके शुरुआती भयानक अपराधों का प्रायश्चित थे, या फिर महान साम्राज्य बनाने की कीमत हमेशा ही इतनी क्रूर होती है? इसका जवाब इतिहास में शायद कहीं छिपा है।